पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार तापस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एफआईआर 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ी है। ये भाषण पूर्व सीएम ने मार्च 2026 में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। कार्यक्रम कोलकाता के धर्मतला इलाके में था, जहां ममता बनर्जी ने एक समुदाय को लेकर कुछ बातें कही, जिन्हें शिकायतकर्ता ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बयान बताया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान दिए हैं। इन्हीं आरोपों के साथ कोलकाता के हैर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धारा 196(1), धारा 351(2) और धारा 352 शामिल हैं। धारा 191(1) अलग अलग ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाने से जुड़ी है। धारा 351(2) आपराधिक धमकी से संबंधित है और धारा 352 जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करने की नियत से जुड़ी धारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की शिकायत कोलकाता के कारोबारी तुषार कांति दास ने की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी के बयान से सामुदायिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती थी। उसमें 9 मार्च की कथित घटना का जिक्र था। बताया गया कि धर्मतला में मेट्रो चैनल आउटपोस्ट के सामने बने धरना मंच पर यह बयान दिए गए। एफआईआर के बाद मामले की जांच हैर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हिमाद्री कांजीलाल को सौंपी गई है। यह एफआईआर पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के लगभग 1 महीने बाद हुई है। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने बहुमत हासिल करके 9 मई को नई सरकार गठित की और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नए मुख्यमंत्री चुने जाने के तकरीबन 1 महीने बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, धाराएं लग चुकी हैं और जांच अधिकारी भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया और जांच के नतीजे ही तय करेंगे कि ये मामला किस दिशा में जाता है। मगर एफआईआर की खबर आते ही जब टीएमसी से निष्कासित नेता संदीपन साहा से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने ये कहा, सुनिए। जो वक्तव्य उन्होंने दिया था वो सही वक्तव्य नहीं था। ऐसा आप बात नहीं बोल सकते हैं। ये बात बहुत कम्युनल बात है और ये सारी स्टेटमेंट जब आप करते हैं तो एक संप्रदाय के सेंटिमेंट को, उनके अस्तित्व को आप आघात पहुंचाते हैं। ये आघात पहुंचाने का अधिकार हम लोग भारतीय है और भारतीय संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता है। एफआईआर के बारे में मुझे पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर क्या लिखा गया, ये तो मेरा जानकारी में आने का बात भी नहीं है भी नहीं। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात कही थी वो बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। ये वही संदीपन साहा हैं जिन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में पार्टी से बगावत करने वाले गुट में वो शामिल रहे। निष्कासित टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी विधायकों के एक गुट ने टीएमसी लीडरशिप से बगावत कर दी थी और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुनने का दावा कर दिया था। संदीपन साहा भी उसी गुट का हिस्सा थे, उसी बागी गुट का। बाद में 1 जून 2026 को टीएमसी ने इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से ये बागी गुट लगातार टीएमसी के कई और विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने का दावा करते आ रहा है। इन दोनों ही घटनाओं को अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर एक बात तो साफ है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बड़े बड़े उलटफेर भी लगातार देखने को मिल ही रहे हैं, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो चुनौतियां कानूनी विवाद से जुड़ी हों, चाहे वो कहानियां पार्टी के बाहर से हों, या फिर चाहे वो चैलेंजेस पार्टी के अंदर से ही क्यों ना हो। चुनावी शिकस्त के साथ साथ पूर्व सीएम ममता को बहुत कुछ से निपटना पड़ रहा है। ऐसे में परिस्थितियां कहां तक जाती हैं ये आगे देखना होगा। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉक।